ये है इटली, जो अपनी हिस्ट्री, कल्चर और आर्किटेक्चर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इस खूबसूरत देश के अंदर एक ऐसी ट्रेजेडी चल रही है जिसकी वजह से आने वाले कुछ सालों में ये देश अपनी पहचान खो सकता है। ये जो गांव आप देख रहे हैं, यहाँ कभी हजारों लोग रहते थे, बच्चे खेलते थे, मार्केट में चहल पहल हुआ करती थी। मगर आज ये पूरी तरह वीरान पड़ा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इटली में ऐसे 6000 से ज्यादा गांव पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। और ये देखिए, ये है इटली का 300 साल पुराना कैम्पेशी स्कूल, जहाँ से लाखों इटालियन बच्चों ने पढ़ाई की थी। लेकिन आज एक भी स्टूडेंट नहीं। अब जब स्कूल में स्टूडेंट्स ही नहीं है तो टीचर्स की भी जरूरत नहीं है। इटली में हर साल सैकड़ों टीचर्स को उनकी जॉब से निकाला जा रहा है, क्योंकि कोई बच्चा पढ़ने ही नहीं आ रहा। 2015 में खुद इटली के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि इटली इज अ डाइंग कंट्री। और ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा अलार्म था। पिछले 50 सालों में इटली का टोटल फर्टिलिटी रेट इतना नीचे गिर चुका है कि ये अब अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है। यानी इटली में बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे। अब जरा सोचिए, जब घर होंगे लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं होगा, तो इटली की रियल एस्टेट मार्केट का क्या होगा? आज महंगे महंगे अपार्टमेंट्स और ऐतिहासिक घर खड़े हैं, मगर अगले कुछ सालों में ये सब खाली हो जाएंगे। प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरती चली जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब कोई इन्हें खरीदने तक को तैयार नहीं होगा। इटली में आर्मी के लिए यंग लोग ही नहीं बचेंगे, फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज के लिए लेबर भी नहीं होगी। और यही सिलसिला चलता रहा तो अगले 10 साल में इटली की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। आज इटली में एवरेज एज 40 साल है, जबकि इंडिया की सिर्फ 28 साल। इटली की 24% पॉपुलेशन 65 साल से ऊपर है और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इटली इस स्टेज तक पहुंचा कैसे? आज से 100 साल पहले इटली में बर्थ रेट 5.2 था, यानी औसतन हर फैमिली में 5 से 6 बच्चे होते थे। 1970 तक भी इटली का बर्थ रेट 2 से ऊपर था, यानी पॉपुलेशन स्टेबल थी। लेकिन पिछले 50 सालों में ऐसा क्या हुआ कि बर्थ रेट इतना गिर गया कि अब इटली को खुद को बचाना मुश्किल हो रहा है। और सिर्फ इटली ही नहीं, बल्कि यूरोप के कई देशों और जापान में भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 100 साल पहले इटली एक एग्रीकल्चरल कंट्री था। ज्यादातर लोग किसान थे और खेती बाड़ी करते थे। अब एक किसान के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? हाथ बंटाने वाले लोग। इसी वजह से उस दौर में इटली में ज्यादा बच्चे पैदा होते थे, ताकि पूरा परिवार मिलकर खेतों में काम कर सके। लेकिन जैसे जैसे इटली मॉडर्न और इंडस्ट्रियलाइज्ड होता गया, लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल गई। अब फैमिलीज ने छोटे अपार्टमेंट्स में रहना शुरू कर दिया। अब सैलरी सिस्टम आ गया था और एक अकेला इंसान भी उतना कमा सकता था जितना पहले 5 बच्चे मिलकर कमाते थे। और लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। यानी अब लोग शादी तो कर रहे थे, लेकिन बच्चे कम पैदा करने लगे। और धीरे धीरे ये ट्रेंड इतना बढ़ गया कि बर्थ रेट डेंजरसली लो हो गया। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब इटली की इकोनॉमी रिकवर हुई तो सरकार ने सोशल वेलफेयर सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की नहीं बल्कि स्टेट की थी। उनकी एजुकेशन, हेल्थ केयर, बेसिक नीड्स सब कुछ स्टेट फंड करने लगी। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार ही बच्चों की जिम्मेदारी लेने लगी तो फैमिलीज के पास ज्यादा बच्चे पैदा करने का कोई इंसेंटिव नहीं बचा। और फिर 1950 के बाद इटली में बर्थ रेट गिरने लगा। अब अगर स्पेसिफिकली इटली की बात करें तो यहाँ कुछ ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से यंग कपल्स बच्चे पैदा करने से डरते हैं। इटली में एक बहुत विवादास्पद विचार है, ब्लैंक रिजाइनेशन। इसका मतलब है हर औरत को जॉब ज्वाइन करने से पहले एक खाली रेजिग्नेशन लेटर साइन करना होता है, और जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है कंपनी उसे बिना किसी नोटिस के फायर कर सकती है। अब सोचिए, एक ऐसी कंट्री जहां 41% औरतें जॉब करती हैं, अगर वहां ये पॉलिसी हो तो कौन महिला बच्चे पैदा करना चाहेगी? यही वजह है कि इटालियन फैमिलीज शादी और बच्चों को डिले करती हैं ताकि उनकी जॉब सिक्योर रह सके। और दूसरी बड़ी वजह, इटली में चाइल्ड बर्थ नेशनैलिटी पॉलिसी बाकी यूरोप की तरह नहीं है। मतलब अगर आप इमिग्रेंट हैं और आपका बच्चा इटली में पैदा होता है तो उसे इटालियन नेशनैलिटी ऑटोमेटिक नहीं मिलती। अब यही चीज अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में अलग है। वहां अगर आपका बच्चा पैदा हुआ तो वो ऑटोमेटिक सिटीजन बन जाता है, लेकिन इटली में ऐसा नहीं है। अब यहाँ एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, इमिग्रेशन क्राइसिस। इटली में पहले ही यंग जनरेशन की भारी कमी है और जो इमिग्रेंट्स वहां आते भी हैं वे थोड़ा समय बिताने के बाद नॉर्दर्न यूरोप की तरफ मूव कर जाते हैं। अब सोचिए, जब एक देश में पहले ही लोग कम हो रहे हैं और ऊपर से इमिग्रेंट्स भी वहां टिक नहीं रहे तो इटली का फ्यूचर क्या होगा?
ये एक लूज सिचुएशन बनती जा रही है। हालांकि अब इटालियन गवर्नमेंट इस इशू को लेकर अपने इमिग्रेशन लॉज को रिवाइज करने पर सोच रही है, क्योंकि अगर इमिग्रेंट्स का भी बाहर जाना जारी रहा तो इटली में काम करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। अब अगर कोई काम करने वाला नहीं रहेगा तो सिर्फ रिटायर्ड पॉपुलेशन ही बचेगी, और जब पेंशन जनरेट करने के लिए यंग वर्कफोर्स ही नहीं होगी तो इटली का एंटायर पेंशन सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन सिर्फ पेंशन ही नहीं, इटली का हेल्थ सेक्टर भी बुरी तरह ओवरबर्डन हो जाएगा। सोचिए, इतने बूढ़े लोगों की देखभाल कौन करेगा? डॉक्टर्स, नर्सेज। लेकिन जब यंग लोग ही नहीं होंगे तो ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आएंगे कहां से? और अब हम आते हैं इटली में पॉपुलेशन क्राइसिस की तीसरी और सबसे बड़ी वजह, इटलीज जॉब कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की रिसर्च के मुताबिक इटली में 18 से 34 साल के 70% युवा फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं। अब सोचिए, एक ऐसा देश जहां यंग जनरेशन पहले ही कम है और जो हैं वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वहां फैमिली बनाने का डिसीजन कौन लेगा? यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार इटली में 43% जॉब्स नॉन परमानेंट हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पिछले 10 सालों में इटली 3 बार रिसेशन झेल चुका है। इटली का डेट टू जीडीपी रेशियो 145% तक बढ़ चुका है, यानी हर एक यूरो कमाने के लिए इटली को 1.45 यूरो का कर्ज लेना पड़ रहा है। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इटली की इकोनॉमी कहां जा रही है। आज इटली की हालत ऐसी हो गई है कि जिस देश ने पिज्जा इन्वेंट किया था, उसी देश में डोमिनोज ने अपने सारे स्टोर्स बंद कर दिए, क्योंकि वहां कस्टमर्स ही नहीं थे। इटली में यंग जनरेशन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, और यही वजह है कि शादी की एवरेज उम्र लगातार बढ़ रही है। 2002 में इटली में शादी करने वाले मर्दों की औसत उम्र 31 साल थी, लेकिन 2024 में यह बढ़कर 37 साल हो चुकी है। अब सोचिए, जब शादी ही देर से होगी तो बच्चे भी कम होंगे, और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो इटली एक डार्क एज में एंटर हो सकता है। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए इटली को क्या करना चाहिए? इटली को स्वीडन का मॉडल फॉलो करना होगा। स्वीडन भी कुछ साल पहले इटली जैसी ही हालत में था, लेकिन फिर स्वीडिश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे बोल्ड स्टेप्स लिए जिनकी वजह से उन्होंने अपने गिरते हुए बर्थ रेट को कंट्रोल कर लिया। स्वीडन ने एक सब्सिडी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें जिस कपल के जितने ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें उतनी ही ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। स्वीडन पहला देश था जिसने पेड पेरेंटल लीव को लागू किया। 1974 में एक नया कानून पास हुआ, जिसमें बच्चा पैदा होने के बाद माँ और बाप दोनों को 16 महीने की पेड लीव लेना अनिवार्य कर दिया गया। यानी 1.5 साल तक पेरेंट्स को फुल सैलरी मिलती थी, जिससे उनका बच्चा पालने में कोई दिक्कत ना हो। और इसी वजह से स्वीडन अपने डिप्लेटिंग बर्थ रेट को सक्सेसफुली कंट्रोल कर पाया। अगर इटली को अपने डेमोग्राफिक क्राइसिस से बचना है तो उसे भी इमिग्रेशन पॉलिसी में रिलैक्सेशन लानी होगी। फीमेल एम्प्लॉयज के लिए ब्लैंक रेजिग्नेशन जैसी अनफेयर पॉलिसी खत्म करनी होगी। यंग जनरेशन को स्टेबल और परमानेंट जॉब्स देनी होंगी। अगर अगले 5 सालों में इटली अपना बर्थ रेट 2 तक नहीं ला सका तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। ग्लोबल लेवल पर भी इलॉन मस्क बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा पॉपुलेशन कोलैप्स है, न कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हमें हमेशा यही बताया गया है कि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और अगले 100 सालों में पॉपुलेशन 16 अरब तक पहुंच जाएगी। 1980 के बाद से सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बर्थ रेट गिर रहा है। यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान जैसे हाई पॉपुलेशन वाले देशों में भी यह ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 1990 में पाकिस्तान का बर्थ रेट 6.3 था, आज यह गिरकर 3.4 पर आ चुका है। इंडिया का बर्थ रेट भी लगातार कम हो रहा है। इसका मतलब है कि अगले 20 सालों में वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी और फिर 2050 के बाद जितनी भी प्रेडिक्शंस की गई थीं, उनके बिल्कुल अपोजिट वर्ल्ड पॉपुलेशन गिरने लगेगी। जापान, इटली, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज इस पॉपुलेशन कोलैप्स का सबसे बड़ा शिकार होने वाले हैं। इन देशों में वर्कफोर्स की कमी होगी, रिटायरमेंट सिस्टम फेल हो सकता है, इकोनॉमी को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पॉपुलेशन कोलैप्स दुनिया के लिए अच्छी चीज है या बुरी? क्या इससे इकोनॉमी को ज्यादा नुकसान होगा या फिर एनवायरनमेंट को फायदा? आपकी क्या राय है? पॉपुलेशन कोलैप्स को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं या एक क्राइसिस की तरह? नीचे कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।